उनका कोई शेप साइज नहीं है, वो जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो लिक्विड उसकी शेप ले लेता है, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड है। ठीक है, गैसेस में भी यही प्रॉपर्टी है, बस ये है कि उसमें और भी लूजली पैक्ड है। गैसेस की भी कोई शेप साइज नहीं होता, वो जिस चीज में जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा, एंड लिक्विड से ज्यादा लूजली उसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स पैक्ड हैं। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ सालों में नई डिस्कवरीज हुई है, नए स्टेट्स ऑफ मैटर मिले हैं। इसमें दो जो मैटर ऐड हुए हैं, ये है प्लाज्मा और दूसरा है बीईसी। तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है और प्लाज्मा है। अब ये जो है नेचुरली नहीं मिलते, मतलब रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली हमें नहीं मिलते, ये बहुत ही स्पेशल कंडीशंस, बहुत ही स्पेशल टेम्परेचर पे और बहुत ही स्पेशल प्रेशर पे, इसके लिए आर्टिफिशियली स्पेशल कंडीशंस क्रिएट करी जाती हैं, तब हमें ये स्टेट्स ऑफ मैटर दिखे हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा को अगर हम देखें ऐसा कुछ दिखता है, ये भी एक इमेजिनरी इमेज है, असली पिक नहीं है प्लाज्मा की। देखो ये तब होता है जब एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, मतलब देखो आपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, ताकि इतना ज्यादा बढ़ाया कि आपकी जो गैसेस हैं वो आयनाइज्ड हो चुकी हैं, उसमें आयंस क्रिएट हो चुके हैं, चार्ज क्रिएट हो चुका है, एंड फिर ये प्लाज्मा बन रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल कंडीशन। इसमें आपको ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा टेम्परेचर है या कौन सा प्रेशर है जिसपे प्लाज्मा हमें मिल रहा है, बट इट विल जस्ट बी आस्क्ड कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर्स पे बनता है और आयनाइज्ड गैसेस में बन रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आयनाइज्ड गैसेस। सेकेंड है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। देखिए हमारे भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एक किसी स्टेट ऑफ मैटर, दुनिया में सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर होते थे, अब 2 और ऐड हुए हैं, उसमें से एक का नाम एक इंडियन के नाम पर रखा गया है, बोस आइंस्टाइन। एंड आइंस्टाइन से पहले बोस का नाम आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आइंस्टाइन को तो फिजिक्स की दुनिया का या साइंस की दुनिया का गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है ये क्या है, देखो ये है कि गैस को हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल कर रहे हैं, बहुत ठंडा कर रहे हैं, इतना कूल कर रहे हैं कि 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर की अगर डेंसिटी 1 है तो 1/1 लाख कर दो। ठीक है, इतनी कम डेंसिटी पे, जितना लो टेम्परेचर कर रहे हो उसकी डेंसिटी कम करके हमें ये चीज मिल रही है। तो देखो ये वाला है हाई टेम्परेचर पे, दिस इज एट वेरी लो टेम्परेचर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सिलेक्टिवली चैप्टर्स लिए हैं, हम सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं। ये जो चैप्टर सिलेक्टिवली लिए हैं यही एक एरियाज बनते हैं जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने की गुंजाइश है। तो अब नेक्स्ट हमने जो टॉपिक उठाया है वो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया, सॉलिड को लिक्विड में डाल दो, ठीक है, लिक्विड को गैस में डाल दो। अगर ऐसे हम कुछ मिक्सचर्स बनाते हैं जहां पे मिक्सचर क्या होता है कि फिजिकली ही मिक्स किया है, जैसे हम नमकीन खाते हैं, नमकीन में सारे जो कंटेंट होता है उसका, मूंगफली है, कुछ भी है, वो फिजिकली मिक्स्ड है, उसके अंदर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रखी, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रखा। तो जहां सिर्फ फिजिकली मिक्स्ड है और कोई रिएक्शन नहीं हो रखा है उसको बोलते हैं मिक्सचर। जैसे आप नमकीन को भी बोलते हैं ना मिक्सचर। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर बहुत सारे चीज़ों का सॉलिड में लिक्विड और अलग अलग तरह के सॉलिड को अलग अलग तरह के लिक्विड में डाल रखा है या लिक्विड को गैस में डाल रखा है और हमें उसको अलग करना है एक दूसरे से, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टेक्निक जो है दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्टर कर लो, मान लो रेत घुली हुई है पानी में, रेतीला पानी है, तो आप फिल्टर कैसे करोगे? आप उसको मलमल के कपड़े के अंदर से गुजार दोगे उस पानी को,
तो रेत जो है मलमल के कपड़े के ऊपर रह जाएगी, पानी साफ नीचे आ जाएगा। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक इसका मतलब कब यूज हुई, जब जो सॉलिड जो उसमें घुला हुआ है लिक्विड में दैट इज इनसॉल्युबल। अगर रेत की जगह नमक होता तो क्या हम उसको ऐसे मलमल के कपड़े से छान के फिल्टर कर सकते थे? नहीं, फिर वो उसके साथ ही निकल जाता, बिकॉज जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो घुल गया पानी में। घुली हुई चीजों के लिए ये प्रोसेस ठीक नहीं है। ये प्रोसेस तभी चलेगा जब जो सॉलिड है जो पानी में है मौजूद वो घुलता नहीं है। ठीक है, इसका अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको बहुत इजी एग्जांपल दिया, अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डिफिकल्ट ये क्वेश्चन बनाना है तो वो नेफ्थलीन का एग्जांपल देंगे कि भाई नेफ्थलीन और यूरिया का मिक्सचर है, इसको किस प्रोसेस से हम अलग अलग करें। तो देन यू विल से कि फिल्ट्रेशन, बिकॉज इसमें इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जरूरी होती है फिल्ट्रेशन के लिए। फिर देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स, आप चीनी खाते हो, चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, राइट, छोटे छोटे चमकीले से क्रिस्टल्स होते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। उसमें जिस मेथड से वो बनते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें क्या है, ये मेथड तब यूज होता है जब प्योरीफाई सॉलिड्स हैं, यानी कि एक सॉलिड में दूसरी इंप्योरिटी पड़ी है, उसके क्रिस्टल्स बन चुके हैं, बट द सॉल्ट ऑब्टेन फॉर, ये जो मेथड है इसमें जब आप इसको घोलोगे जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं उसमें इंप्योरिटीज भी साथ में इंबेडेड हैं क्रिस्टल्स में। तो आप इसको कैसे प्योरीफाई करोगे, आप सबसे पहले तो उसको थोड़े से पानी में घोल दोगे क्रिस्टल्स को। उसमें क्या होगा कि जो सॉल्युबल पार्ट है, इसमें भी वही है कि इट शुड नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होना चाहिए पानी में। आपने क्रिस्टल लिया जिसके अंदर मान लो चीनी है, चीनी के क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर आपको छोटे छोटे काले काले और कुछ चीज दिख रही है जो क्रिस्टल के अंदर ही बने हुए हैं, बट वो जो है पानी में नहीं घुलता। आप थोड़ी सी चीनी लोगे, उसको पानी में घोलोगे तो चीनी जो प्योर चीनी है वो तो पानी में सारी घुल जाएगी, जो इम्प्योरिटीज हैं जो पानी में नहीं घुली वो वहीं पे रह जाएंगी। उसको आप फिल्टर से अलग कर लो। फिर आपके पास बचा घोल, उस घोल को आप धीरे धीरे ठंडा करोगे, दोबारा से उसके क्रिस्टल्स बना लो, तो अब जो क्रिस्टल बनेंगे दैट विल बी प्योर क्रिस्टल्स, उसमें वो इम्प्योरिटीज नहीं होंगी क्योंकि वो हमने फिल्टर करके छान ली। तो इसमें फिल्टर भी किया हमने, क्रिस्टलाइजेशन भी करी, ये तरीका होता है। तो देखो यहां पे हमने यही किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको पता ही है, ठीक है, आपको खारा पानी है उसको आप इवेपोरेट करते हो, नीचे आपके नमक रह जाता है, और पानी प्योर जो है, जब आप पानी पतीले गैस पे उबालते हो तो ऊपर अगर आप प्लेट रख दो तो प्लेट पे जो पानी कॉन्डेंसेट होता है, जो उसकी बूंदें चिपकती हैं, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, और नीचे जो परत वाइट वाइट सी परत रह जाती है, आपने देखा होगा पतीले के अंदर, एंड व्हाट इज दैट, वो है नमक, या नमक जैसी ही कोई इम्प्योरिटीज जो हैं। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको अगर हमें अलग करना है, व्हाट डू वी यूज इवेपोरेशन। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ठीक है, एक सर्कल है, किसी भी चीज को हम गोल घुमाते हैं तो पिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को लगती है क्योंकि अंदर पॉइंट है, तो सेंट्रीपिटल पॉइंट की तरफ जाती है। फ्यूगल फार अवे, एफ फॉर फ्यूगल, एफ फॉर फार अवे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आपने सुना होगा वेरका के जो दूध का पैकेट आता है, 3 तरह की वैरायटी आती है, एक डबल टोन, एक सिंगल टोन, एक फुल क्रीम, राइट। जो डबल टोन सिंगल टोन है उसमें क्रीम निकाली हुई है, उस क्रीम को दूध से कैसे अलग किया जाता है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, एक मशीन होती है, उसमें दूध को, जो क्रीम वाला दूध है उसको बहुत स्पीड से घुमाते हैं। ठीक है, तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर जो पार्टिकल है, जो प्योर दूध है, जो सेपरेटेड मिल्क है, वो ऊपर रह जाता है। ये प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड, क्रीम निकालनी होती है जब दूध से, तो ये यूज होता है। फिर आता है सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? पहले तो प्रोसेस का मतलब समझो। सब्लिमेशन मतलब अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब ऐसा कुछ होता है क्या? कभी देखा है आपने कि सॉलिड रखा और वो डायरेक्ट भाप में पैदा हो रहा है और वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा? आप ना किराने की दुकान पे जाके कपूर की टिक्की लेना। कपूर की टिक्की होती है, कैम्फर बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो वो जो कपूर की टिक्की होती है, दैट इज अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। वो जो टिक्की होती है उसको आप देखोगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड से फ्यूम्स बनती हैं, उसकी सीधा हवा में जाता है, उसका लिक्विड फॉर्म नहीं बनती है। एक और एग्जांपल देखोगे, अगर आप किसी भी अच्छा आइसक्रीम पार्लर होगा वहां से आइसक्रीम घर पे मंगवाओगे, होम डिलीवरी कराओगे, तो साथ में वो ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस साथ में रख के देते हैं। तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट, वो पानी नहीं होता, वो आइस नहीं होती, दैट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको ठंडा रखता है। एंड वो इसलिए साथ में बेचते हैं क्योंकि लिक्विड रखोगे तो पूरी आपकी पैकेजिंग सब कुछ खराब हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करना है मुश्किल हो जाएगा। तो दिस ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो काफ़ी लो टेम्परेचर पे होती है और वो उस आइसक्रीम को पिघलने नहीं देती है, उसको रखती है ठंडा। तो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इन योर एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं, कैम्फर का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ड्राई आइस का दिया, एक और एग्जाम्पल है आयोडीन का, और एक और एग्जाम्पल है नेफ्थलीन बॉल्स। अब आपकी मम्मी वाइट कलर की गोलियां रखती है कपड़ों में, अलमारियों में, ताकि कीड़ा ना लगे। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट नेफ्थलीन बॉल्स। बहुत जहरीली होती हैं, उसको कभी टॉफी समझ के खा मत लेना, उसी टाइम मर जाओगे। तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये भी, हाउ डू दे प्रोटेक्ट? इसके अंदर से फ्यूम्स निकल रही हैं, इसके अंदर से वेपर्स निकल रही हैं इसी की, तो इट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, फ्यूम्स निकल रही हैं और वही फ्यूम आपके सारे कपड़ों में फैल रही है। ठीक है, एंड वो सूंघ के जो इंसेक्ट्स हैं, जो भी कीड़े हैं जो आपके कपड़ों को लग सकते हैं, वो नहीं आते हैं। ठीक है, वो दूर रहते हैं इसकी खुशबू से। तो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। फिर हम देखते हैं एक और प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। अब ये ध्यान रखना, डिस्टिलरीज आपने सुना होगा, जो लिकर बनती है, जो आपकी शराब बनती है, वो डिस्टिलरीज में बनती है। वहाँ पे फर्मेंटेशन होती है, ग्रेप्स की या एप्पल की, किसी भी चीज़ की फर्मेंटेशन होती है, तो डिस्टिलरीज में होती है। यहाँ पर डिस्टिलेशन देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। दो चीजें हैं, मिक्सचर है तो दो या दो से ज़्यादा चीजें होंगी। अब दो चीजें हैं, एक चीज जो है सेम, दोनों को हमने सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे एक जगह, क्योंकि इकट्ठे हैं तो एक जगह रखा, उस एक टेम्परेचर पे उसमें से एक चीज तो वेपर में एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी चीज लिक्विड में एग्जिस्ट कर रही है। सो इसका मतलब है उस एक टेम्परेचर पे एक चीज जो है वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब वो उस टेम्परेचर पे वेपर्स में है, और दूसरी नॉन वॉलेटाइल है मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसे जब होता है देन वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, इनमें कंडीशन क्या है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, विच इज वेरी ऑब्वियस। एक टेम्परेचर पे जिसपे अगर एक मटेरियल वेपर फॉर्म में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी अपने बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर है, ठीक है, या जस्ट ऊपर है। दूसरा लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि उसका भी बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी अलग अलग हैं, तभी हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्लोरोफोम CCl4। ठीक है, जो जनरली बेहोश करना होता है ना, जब किडनैप करना होता है किसी को, तो उसको क्लोरोफॉर्म सुखा देते हैं, इंसान बेहोश हो जाता है। तो दिस एंड एनिलाइन करके एक चीज होती है। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी डिफरेंट। इसका मान लो जितना भी है ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट्स का फर्क है, वो आप डिग्री सेल्सियस में भी कह सकते हो, केल्विन में भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका 334 केल्विन है, तो इसका 457 केल्विन है, वेरी बिग डिफरेंस। जब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दैट मीन्स ऑन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दे आर एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट्स। कोई लिक्विड में है,
तो दूसरा वेपर में होगा, अगर वो लिक्विड में है तो दूसरा वेपर में होगा। तो इसीलिए बहुत इजीली सेपरेट होता है। क्यों? अब एक वेपर में है, एक लिक्विड में। लिक्विड तो ऐसे ही पड़ा है, जो वेपर में आ चुका है उसको ऊपर, जैसे हम पतीले के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, प्लेट रख देते हैं, तो वहां पे कंडेंसेशन हो जाती है। वैसे ही डिस्टिलेशन में यही हो रहा है, जो वेपर में है उसको ऊपर फ्यूम्स जब उठ रही हैं तो ऊपर एक लेयर लगा दी, ऊपर एक पट्टी लगा दी, या कुछ भी एक चीज लगा दी जहां पे उसकी कंडेंसेशन हो रही है, वो टकराएगी, कंडेंसेशन होगी, और वहां से वो जब बूंदे कंडेंसेशन हुई तो वो साइड से हमने खींच ली और उसको हम लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन करके हमने अलग कर लिया। तो दोनों प्योर लिक्विड हमारे पास आ गए। अब मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट तो है बट बहुत क्लोज है, तो हम कैसे करेंगे? तो अगर पता ही नहीं चल रहा है, मान लो किसी का अगर 300 केल्विन है तो दूसरे का 332 केल्विन है, तो जब इतना बारीक होता है तो बेसिकली हमें बहुत ही बारीकी से यहाँ पे टेम्परेचर कहीं अचीव करना पड़ेगा जहाँ पे वो अलग अलग स्टेट्स में हो, राइट। इसमें जब जब बहुत क्लोज होते हैं तब हम डिस्टिलेशन का एक स्पेशल वर्जन, एक स्पेशल रूप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन, हम डिस्टिलेशन जो कर रहे हैं वो फ्रैक्शंस लेवल पे कर रहे हैं। मतलब हमारे पास लिक्विड है, उसको 3-4 लेवल्स पे फ्रैक्शनल, मतलब 3-4 लेवल्स पे लेके जा रहे हैं, अलग अलग लेवल पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड निकालते जा रहे हैं, सेपरेट करते जा रहे हैं, एंड में सारा फिर इकट्ठा होके वो सेपरेट हो रहा है। तो बेसिकली हम पूरे लिक्विड को एक ही बार में सेपरेट नहीं कर रहे, उसको फ्रैक्शंस में कर रहे हैं। कैसे? ये है, यहाँ पे हमने एक लेयर लगा दी, एक प्लेट लगा दी, मान लो यहाँ पे वो वेपर स्टेट में है एक चीज लिक्विड स्टेट में है। जो लिक्विड में है वो तो नीचे पड़ी है, ठीक है, ऐसे पड़ी है। जो वेपर्स है वो ऊपर उठी, इस प्लेट से टकराई, और यहाँ पे हमने साइड पे एक पाइप लगा दी, इकट्ठी हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ जो थी वेपर्स वो यहाँ पे कॉन्डेंसेट नहीं हुई, वो और आगे ऊपर गई। यहाँ पे हमने फिर से एक प्लेट लगा दी, कुछ बूंदें यहाँ बनी, इसको हमने साइड पे लेके इकट्ठा कर लिया, कुछ यहाँ पे कॉन्डेंसेट नहीं हुई, फिर वो फिर से ऊपर गई। तो ऐसे करके हमने 3-4 प्लेट्स लगा के फाइनली उसको प्योरीफाई किया। ये दिक्कत ये तब है कि ये जो लिक्विड है और ये जो वेपर्स हैं ये मिक्सचर है दोनों चीज़ों का। कुछ इसमें लिक्विड में दोनों मटेरियल पड़े हैं, मटेरियल 1 मटेरियल 2 वेपर्स में पड़े हैं, तो उसका जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस किस लेवल पे अचीव होता है, थोड़ा थोड़ा अचीव होता है, उसके हिसाब से हम फ्रैक्शंस में उसको डिस्टिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो कच्चा तेल आता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उसमें वैसलीन जो आप लगाते हो, क्रीम, वो भी होती है, उसमें पेट्रोल भी है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी हैं, उसमें डीजल भी है। तो इन सारी चीज़ों का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी क्लोज, इसलिए हम इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसे अल्कोहल में भी रम, जिन, विस्की, इनमें भी हम नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं। उससे और प्योर चीजें मिलती हैं और अच्छी फाइन क्वालिटी की ये रम या जिन, विस्की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, एक ये प्रोसेस है, ये बहुत फेवरेट प्रोसेस होता है एंड इट्स वेरी सिंपल, इसको समझना बहुत इजी है। देखो, एक तो होता है ऑस्मोसिस करके एक प्रोसेस होता है। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि मान लो ये है नमक वाला पानी, ठीक है, ये है नॉर्मल पानी, इसमें कुछ नहीं है, ये साफ पानी है, ये गंदा पानी है, नमक वाला या गंदा पानी कह लो। यहाँ पे मैंने एक डिवीजन लगा रखी है, एक प्लेट लगा रखी है, इधर ये है, इधर ये है। जैसी मैं ये प्लेट ऊपर खींचती हूँ तो ये जो नमक वाला पानी है या जो गंदा पानी जिसमें इम्प्योरिटीज है, रेत है, कीचड़ है, ये इधर इसके साथ मिक्स होएगा, राइट। और फाइनली क्या होगा, ये पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। बट ये है कि अगर ये डार्क ब्राउन है तो मिक्स होके फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होकर ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा, इतना सा है।
क्योंकि उसको ज़्यादा लिक्विड मिल गया फैलने के लिए, तो वो ज़्यादा फैल गया जो उसमें इम्प्योरिटीज़ थी, तो इसलिए वो डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन हो गया। बट हुआ क्या एक्चुअली में, क्या हुआ, हुआ ये कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी वो इधर को गई और इसको भी गंदा बनाया, साफ पानी को भी गंदा बनाया, ये हुआ। दिस इज नॉर्मल, दिस इज ऑस्मोसिस, ये है आम जिंदगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मेंटोस जिंदगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे सॉल्ट वाटर है या गंदा पानी है, जिसको हमने यहाँ रखा हुआ है, बीच में एक प्लेट लगा रखी है या मेम्ब्रेन लगा रखा है। मेम्ब्रेन मतलब वही एक झिल्ली है, छोटे छोटे उसमें छेद हैं, वैसे पानी पास नहीं होता। अगर हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो खींच खींच के उसमें दबा के पानी पास होता है। तो ये जाली सी लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास है फ्रेश वाटर, साफ पानी जिसमें कोई गंदगी नहीं है। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो जाली है वो ऐसे कुछ स्पेशल तरह की जाली है, यहाँ हमने प्रेशर लगाया, तो हुआ क्या, ये जो पार्टिकल्स थे, जो भी इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स थे, ये इनका साइज जो था, ये जो जाली में जो छेद थे इससे बड़ा साइज था, तो ये तो इधर पास नहीं हो पाए, ये तो इधर के इधर रह गए। जो लिक्विड है, जो साफ प्योर लिक्विड है, ऑब्वियसली वो तो पास होएगा ही, उसका साइज इनके साइज से छोटा है, मेम्ब्रेन के साइज से भी छोटा है, तो दैट लिक्विड पास्ड और वो सारा यहाँ साफ पानी इकट्ठा हो गया। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में हमेशा याद रखना कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है, एक्सटर्नल प्रेशर। नेचुरली वातावरण में, नेचर में कभी भी रिवर्स ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। नेचर में हमेशा यही होता है कि गंदा पानी साफ पानी से मिक्स करोगे तो वो साफ पानी को भी गंदा कर देगी। ठीक है, बीच में मेम्ब्रेन लगाओ, कुछ भी लगाओ। अब ये मेम्ब्रेन हमने एक स्पेशल लगाया और यहाँ प्रेशर लगाया, तो ऐसा हुआ कि वो पार्टिकल्स उधर नहीं गए, पार्टिकल्स तो वहीं पे रहे, और साफ पानी जो था, वाटर, वो इधर से इधर गया। ठीक है, ये आपको समझने वाली चीज़ है। दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर आप ये समझ जाओ कि एक्सटर्नल प्रेशर लगता है और जाली में जो छेद का साइज है दैट इज स्मॉलर दैन ये इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज जो हैं, उसके डायमीटर का साइज। फिर हम देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। देखो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो ऐसे मिक्स होते हैं कि उसमें आप देख नहीं सकते, दैट इज वेरी वेल मिक्स्ड। इसकी एक वैरायटी होती है, इमल्शंस होते हैं, कुछ होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। धुंधले धुंधला सा पानी आपको दिखता है, साफ नहीं दिखता है, क्लियर नहीं होता है, कोलॉइड्स होते हैं। इमल्शन जो होगा, इमल्शन वुड बी वेरी क्लियर मिक्सचर। ठीक है, और कोलॉइड्स में दूधिया सा या साफ सुथरा नहीं होगा, धुंधला सा पानी होगा। उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक देखो फोम, फोम इज फॉर्म ऑफ कोलॉइड, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इसमें साफ नहीं दिखता है। तो इसमें क्या है, फोम की केमिकल कॉम्पोजिशन देखो, लिक्विड में गैस डिस्पर्स्ड है। फोम जब आप देखते हो, कोई भी शेविंग क्रीम की फोम होती है तो आपको फुली फुली सी दिखती है, राइट। बेसिकली गैस मॉलिक्यूल, स्मॉल गैस पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इनसाइड दैट वाइट मटेरियल। दैट वाइट मटेरियल इज लिक्विड। ठीक है, और गीला गीला होता है और उसके अंदर गैस के जो पोरोसिटी है, जो उसमें छेद दिखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द गैस। ये आप याद रखोगे। विप्ड क्रीम हो गई आपकी, जो आप आइसक्रीम के ऊपर आपके लगी होती है। शेविंग क्रीम हो गई, सोडा वाटर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, सॉलिड फोम। गैस अगेन यही, बट दिस गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तभी इसको सॉलिड फोम कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कॉर्क है, कॉर्क आपने देखोगा बहुत हल्की होती है। जनरली शैम्पेन की जो बॉटल होती है दैट इज क्लोज्ड विद कॉर्क। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वाई इज इट सो हल्की, वाई इज इट सो लाइट एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप्ड है। ठीक है, ये होती है कॉर्क, ऐसे होती है, इसके अंदर बहुत से छेद होते हैं और उसमें एयर ट्रैप्ड होती है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स। ठीक है, प्यूमी स्टोन हो गया, जो आप हाथ पैर साफ करने के लिए एक स्टोन यूज करते हैं जिसमें छेद होते हैं, वो छेद में भी एयर ट्रैप्ड है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई प्यूमी स्टोन फ्लोट्स ऑन वाटर। जो राम सेतु बना हुआ है, कह रहे हैं वो जो पत्थर है वो फ्लोट करते हैं, 2000 प्यूमी स्टोन की ही एक वैरायटी है वो। ठीक है,
पोरोसिटी है उसमें, छेद हो रखे हैं तो एयर ट्रैप्ड है। फिर फोम रबर, ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इमल्शन। इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल देख तो मिल्क इज एन इमल्शन। इमल्शन जो होता है ना बहुत क्लियर, उसमें आप कह नहीं सकते कि ये कण जो है ये एक लिक्विड 1 का है, ये कण लिक्विड 2 का है, दैट इज वेरी वेल मिक्सड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क। मिल्क इज द बेस्ट इमल्शन। ठीक है, एंड इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी लिक्विड्स हैं। फिर आ जाओ जेल। जेल की अगर हम बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का है, एंड लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। ठीक है, देखो ये आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्स्ड इन व्हाट। जो चीज जिस चीज में डिस्पर्स्ड है, जो चीज डिस्पर्स हो रही है दैट इज इन लो क्वांटिटी, जिस चीज में वो डिस्पर्स हो रही है, घुल रही है, दैट इज इन हाई क्वांटिटी। आप जब नमक पानी में डाल रहे हो तो नमक थोड़ा डाल रहे हो, पानी ज्यादा है, राइट, तभी आप कहते हो कि नमक को पानी में डाला। अगर आप बोलो पानी को नमक में डाला, इसका मतलब ये होगा कि मान लो 1 किलो नमक था, उसमें आपने 1 चम्मच पानी डाला। तो जो चीज जिसमें डाली जा रही है उसका मतलब ये होता है कि जो चीज डाल रहे हैं वो कम क्वांटिटी में है, और जिसमें डाल रहे हैं दैट इज इन वेरी गुड हाई क्वांटिटी। यही डिफरेंस है इन दोनों में। जेल मतलब कि कम क्वांटिटी का जो लिक्विड है दैट इज एडेड इन मोर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया बटर। बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। यहाँ पे सॉलिड क्या है, क्रीम थी, क्रीम के अंदर लिक्विड जो है थोड़ा बहुत पानी जो होता है उसकी मॉइस्चर होता है, दैट इज बिन ट्रैप्ड। चीज हो गया, जेलीज, देखो जेल का एग्जाम्पल तो जेलीज तो होएगा ही, प्लस बूट पॉलिश। ठीक है, तो ये आपको बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं कि टेल मी कि ये जो जेलीज है व्हाट इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्मोक। अब आपने एरोसोल्स, जब भी आप पोल्यूशन की बात करते हो, जब भी आप पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, तो यू कम अक्रॉस दिस टर्म कॉल्ड एरोसोल। व्हाट डज एरोसोल मीन? एरो मतलब हवा से रिलेटेड कोई चीज है, सोल मतलब क्या है? तो बेसिकली देखो, एरो मतलब एयर, एयर में सोल, सॉलिड है, एयर के अंदर सॉलिड है, एरोसोल। तो सॉलिड इज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड इज ट्रैप्ड इन एयर। कैसा सॉलिड? ऐश कंटेंट हो गया, कोल माइंस के बारीक बारीक पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गई। तो जब भी कोई भी सॉलिड बहुत ही महीन कण जो है वो हवा में सस्पेंडेड है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एरोसोल, एयर में सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल। सॉल इज लिक्विड, सॉलिड इज इन लिक्विड में है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंक हो गई। इंक कैसे बनती है? पानी में आप कलर डाई घोलते हो, डाई सॉलिड है, इंक में डालते हो तो इट बिकम्स सॉल। एंड कोलॉइडल गोल्ड, ये ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ जाते हैं। लास्ट है सॉलिड सोल, मतलब सॉलिड को ही सॉलिड में घोल दिया। सॉलिड को सॉलिड में कैसे घोल दिया? इसका एग्जाम्पल है रूबी ग्लास, गोल्ड डिस्पर्स्ड इन ग्लास। गोल्ड इज ऑल्सो अ सॉलिड। ठीक है, ग्लास है, ग्लास को मेल्ट किया, उसमें गोल्ड को मेल्ट किया, गोल्ड और ग्लास को मिक्स किया, मेल्ट होने के बाद डिस्पर्स करके सॉलिड बना दिया, तो रूबी ग्लास बन गया। तो ये आप मत याद रखना कि सॉलिड तो सॉलिड में घुल नहीं सकता है। ठीक है, मेल्ट करके मिक्स किया जाता है, फिर जाके सॉलिडिफाई किया जाता है, देन इट बिकम्स अ सॉलिड सोल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। फैंसी टर्म है, इसको भूल जाओ, बस सिर्फ कंपाउंड्स पे आ जाओ कि किस चीज की बात हो रही है एंड उसका यूज क्या है, नाम क्या है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, एक चीज होती है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, बस ऐसे याद रखना। एंड इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये है एल्कलाइन। यहाँ पे हम एल्कलाइन मेटल्स की बात कर रहे हैं। एल्कलाइन मेटल्स वो होते हैं जिनका पीएच अगर आप टेस्ट करोगे इट विल बी ग्रेटर देन 7। दुनिया में मोस्टली चीज़ें जो है ना दे आर एसिडिक। ठीक है, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो एल्कलाइन होती हैं, और उसमें से कुछ ये एग्जाम्पल, इसलिए एल्कलाइन मेटल्स के एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेंगे, एसिडिक के बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इट इज़ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जाम्पल है, एंड इट इज़ यूज्ड एन एंटासिड।
ऑब्वियसली एसिड क्या है, एसिडिक है, एसिड को काटना है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, देन यू विल यूज एन एल्कलाइन मेटल। तो ये एसिड को काटती है, इट इज एंटासिड, एसिड को काट के उसको न्यूट्रल करेगी या एल्कलाइन बनाएगी, ये आपको याद रखना है। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोगों को पता नहीं होता क्विक लाइम क्या है। तो देखो क्विक लाइम है ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज क्विक लाइम, ठीक है। इसको ये बनता कैसे है, CaCO3 जो लाइमस्टोन होता है आपका, जो आप संगमरमर भी बोलते हो उसको, लाइमस्टोन जो होता है उसको आप, उसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हो हीट करके, हीट दी उसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, बचा क्या, CaO विच इज क्विक लाइम। इसमें पानी पानी कुछ नहीं होता, दिस इज एनहाइड्रस, सूखा होता है। फिर क्या होता है, इसमें अगर मैंने पानी डाल दिया, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप क्विक लाइम में पानी डालोगे, याद रखना ये डायग्राम याद रखना, हीट निकलेगी, पानी ऐड किया, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और पानी डाल के बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम में ही हाइड्रो आ रहा है तो इसका मतलब पानी ऐड हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करवाओगे, देन यू गेट बैक योर लाइमस्टोन CaCO3। ये साइकिल आप याद रखना, ये बहुत ईजी जगह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी जो क्विक लाइम है ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इसका बहुत सारा काम है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, अब एक एक इंडस्ट्री का मैं आपको प्रोसेस नहीं बता सकती, बट जस्ट ट्राई टू क्रैम दीज थिंग्स। कि ग्लास इंडस्ट्री है, कैल्शियम क्लोराइड है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है। सीमेंट की इंडस्ट्री में आपको बताया ही था कल परसों के लेक्चर में, सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच जो आपकी स्किन ब्लीच करते हैं उसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम यूज होता है। देन कैल्शियम कार्बाइड है, स्लेग्ड लाइम है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज़ हो रहा है। ये मैंने आपको 8-10 इंडस्ट्रीज बता दी हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी स्लेग्ड लाइम की बात करी थी, कैल्शियम ऑक्साइड जो है स्लेग्ड लाइम को भी बनाने में काम आता है, और मैंने आपको प्रोसेस भी दिखाया था। स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब आप पानी डालते हो कैल्शियम ऑक्साइड में तो हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और बनता क्या है, हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेग्ड लाइम। ये थोड़ा वैसा होता है, सॉफ्ट सा होता है, पेस्ट सा होता है। जो ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज ड्राई एनहाइड्रस। ये किस में काम आ रहा है, ये आ रहा है आपका कॉस्टिक सोडा बनाने में, ये आप याद रखोगे। कॉस्टिक सोडा बहुत कॉमन टर्म है, एप्लीकेशन बेस्ड है। सोडा लाइम और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। देखो दिल्ली का पानी हार्ड है, हार्ड पानी क्या होता है, हार्ड पानी से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। समुद्र का पानी भी हार्ड होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको उसके आयनिक जो है, आयंस है, उसको ठीक करने के लिए सॉल्ट्स को, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो प्रेजेंट हैं, तो हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं। फिर देखते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ये आप याद रखना, ये काफी सवाल पूछते हैं। CaSO4 प्लस कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के जिप्सम में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, कभी 2 दिखा देंगे, कभी 1, कभी 6, कभी 3, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं जिप्सम जो होता है, इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन हीटेड अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को हीट किया तो वो अपने पानी के मॉलिक्यूल्स खो देता है, पानी इवेपोरेट हो गया, और पीछे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ ठीक है, ये नहीं आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ड्राई होता है, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। एंड जिप्सम इज ऑल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग प्लास्टर, तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे देखो जिप्सम है, जिप्सम में आप पानी निकाल दोगे, पानी के जो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़े इसको निकाल दोगे
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी का काम होता है, आपके घर पे मूर्तियां बनती हैं जो ऊपर वुच वर्क होता है, दैट इज पीओपी। पीओपी का जो काम होता है उसमें पानी नहीं होता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। पानी निकाल दे तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, प्लास्टर बोल दिया उसको। उसमें 2 मॉलिक्यूल ऐड कर दो पानी के तो फिर से जिप्सम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखो। इसके अलावा देखो एनहाइड्र CaSO4, यानी कि हम प्लास्टर की बात करें तो दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट सिंदरी फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट जो है वो बनता है एनहाइड्रस CaSO4 से। तो जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहां पे अगर हमें सिंदरी फर्टिलाइजर बनाना है यानी कि अमोनियम सल्फेट बनानी है तो हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं, ये आप याद रखोगे। एट द सेम टाइम सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये जो 2-3 टर्म्स हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये साइकिल डायग्राम आपको बना के इसलिए दिया ताकि यू डो नॉट गेट कंफ्यूज्ड। जिप्सम विल ऑलवेज हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमियम। अब क्रोमियम इज अ वेरी स्पेशल थिंग, वेरी स्पेशल मेटल है, इसके बड़े काम है। ठीक है, कैसे? स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम डलता है उसको मजबूती देने के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आयरन आर्टिकल्स की कोटिंग क्रोमियम से होती है। तो आयरन के साथ उसकी क्वालिटीज बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटीज एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं क्रोमियम, ये आप याद रखोगे। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्रोमियम का ही कोई एक कंपाउंड है क्रोमियम जिसमें मिला हुआ है, दैट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। अब ये दिस इज इंटरेस्टिंग, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि पोटेशियम वाला कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्रोमियम मिला हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड व्हाट इज दिस यूज्ड फॉर? इन द इंडस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कैसे? देखो पुराने जमाने में जब फोटो, फिजिकल फोटो सब हम खींचते हैं तो एक बेस मटेरियल होगा। ठीक है, जैसे बॉन्ड पेपर होता है, आपने देखा होगा काफी मोटा होता है। जब आप पासपोर्ट साइज फोटोज खिंचवाने जाते हो तो कहते हैं कि बॉन्ड पेपर पे प्रिंट करना। अब वो जो पेपर होता है बड़ा ग्लॉसी सा होता है और मोटा होता है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी फोटो की छाप आएगी, राइट, आपकी फोटो जो है उसके ऊपर छपेगी। तो जो फोटो जिस केमिकल से बनी है, जो भी लेयर है फोटो की, वो इसके साथ चिपकी रहे, वो सही से इसके ऊपर प्रिंट हो, दैट जिलेटिन, दैट मटेरियल इज जेलेटिन। और उस जेलेटिन को हार्डनिंग में, कहते हैं ना कि पहले सूखती थी, सुखाते थे फोटोग्राफ्स को कि सूखी नहीं है, वो जल्दी सूखे उसके लिए ये केमिकल यूज होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ड्राई किया जाता था पहले फोटोज को, ये केमिकल उसके लिए है। फिर हम देखते हैं मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, नाम के बड़े हैवी हैवी से अजीब से नाम है, कभी सुना नहीं है। ये भी मेटल्स हैं, इनके हम फायदे देख लेते हैं क्या है। अब मॉलिब्डेनम पहले तो प्रोनाउंस करना ही मुश्किल है। इसके क्या है? इट इज अ प्रोमोटर फॉर आयरन। व्हाट इज अ प्रोमोटर? किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, ए से अगर B+C बन रहा है, ठीक है, मान लो A से B और C बन रहा है 1 घंटे में, बट मुझे तो ये जल्दी चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने इसमें डाल दिया एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि इस जो प्रोसेस है पूरा, इसको वो जल्दी कर दे, फास्ट कर देता है। तो 1 घंटे की जगह मान लो आधे घंटे में ही A से B और C बन जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है? इट एक्सपेडाइट्स, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, फटाफट बनेगा A से B और C। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर कैटलिस्ट को ऊपर से मदद करता है, कैटलिस्ट अपना काम सही करे, तेजी तेजी करे, फास्ट करे, तो प्रोमोटर हो गया। तो यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम है वो प्रोमोटर है आयरन का,
और आयरन जो है इट इज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से होती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस उसके नाम है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है अमोनिया की कमर्शियल लेवल पे, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हेबर प्रोसेस। उसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है उसको कहते हैं आयरन, और आयरन का प्रोमोटर कौन है? दैट इज मॉलिब्डेनम। क्लियर है? फिर आ जाओ, स्टील कंटेनिंग मॉलिब्डेनम और टंगस्टन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड यूज्ड इन मेकिंग कटिंग टूल्स। अब आपको, आप जब कटिंग टूल्स बनाते हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे कांच को काटना या डायमंड को, चलो डायमंड को काटने के लिए तो डायमंड ही यूज होता है, हीरा ही हीरे को काटता है, बट और अगर आपने फाइन इंडस्ट्रियल लेवल पे किसी लोहे को काटना है या किसी भी मेटल को काट के कुछ और डिजाइन बनाना है, तो हमें जो कटिंग टूल है वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो दूसरे को काट सके, वो बड़े हार्ड होने चाहिए, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मॉलिब्डेनम या टंगस्टन को स्टील में डाल देते हैं। जैसे उसको स्टील में डाला, उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि उस स्टील को हम एज कटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, फिर देखो टंगस्टन फिलामेंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब ये आपको पता है, आपके रूम पे जो भी बल्ब लगा था, आजकल तो CFL आ गया, LEDs आ गई, पहले जो पुराना बल्ब देखना उसमें एक फिलामेंट होता है, ये होता है बल्ब, ऐसे देखो, ऐसे अंदर एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट ही ग्लो करता है। ठीक है, एक्चुअली में वो फिलामेंट चमक रहा होता है, एंड दैट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये भी काफी लोग पूछ लेते हैं सवाल, काफी एग्जाम्स में आता है कि जो बल्ब का जो फिलामेंट है, जो ग्लो कर रहा है, जो कुछ जल रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैल्शियम टंगस्टेट। एक्सरे की ट्यूब, एक्सरेज के आपने देखे होंगे, आप अपने बॉडी का जब टांग टूट जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, देन यू गेट योर एक्सरे डन, उसकी ट्यूब में भी कैल्शियम टंगस्टेट नाम का केमिकल यूज होता है, विच हेल्प्स इन उसका पूरा प्रिंट निकलने में, ग्राफ निकलने में काम आता है। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है, कैल्शियम टंगस्टेट। तो मैंने आपको डायरेक्टली एप्लीकेशंस बता दिए, कौन सा केमिकल कहाँ यूज हो रहा है। आगे देख लेते हैं मैंगनीज। मैंगनीज क्या होता है? मैंगनीज का फॉर्मूला होता है Mn। ठीक है, मैग्नीशियम इज Mg, क्योंकि स्पेलिंग देखो, मैग्नीशियम है ना, तो Mg आएगा, यहाँ पे N पहले आ रहा है तो मैंगनीज Mn आएगा। ये कहाँ यूज हो रहा है? ये एलॉयज बनाने में काम आता है। एलॉयज क्या होता है? 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करके M1 M2, अब मिक्स ऐसे नहीं कर रहे हैं, उसको यूनिफॉर्मली मिक्स होता है वो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे M1 डाल दे या यहाँ पे M2 डाल दे, दैट इज यूनिफॉर्मली मिक्सड इन सर्टेन प्रोपोर्शंस। और उस मटेरियल का, उस एलॉय का कोई भी पार्ट काटोगे तो उसमें आपको वही प्रोपोर्शन ऑफ मेटल 1 मेटल 2 मिलेंगे। तो मैंगनीज जो हो रहा है ये अलॉयज बनाने में काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीन, मैंगनीन इज एन अलॉय ऑफ विच मेटल्स? कॉपर यूज हो रही है, मैंगनीज यूज हो रही है और निकल यूज हो रहा है, इन तीनों को मिक्स करके हम मैंगनीन बना रहे हैं। एंड इसकी बहुत कम रेजिस्टेंस है। व्हाट रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसमें से करंट बहुत इजीली पास होता है। देखो एलॉयज की ना प्रॉपर्टीज, उनके जो इंडिविजुअल मेटल्स हैं उनसे काफ़ी अलग होती है। एलॉयज बनाने का पर्पज ही ये है, हमें प्रॉपर्टीज चेंज करनी होती है। हमने मैंगनीन एलॉय बनाया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास करती है, इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने में काम लेके आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री देख लो अब कहाँ काम आ रहा है। फिर देख लो मैंगनीज स्टील। स्टील में मैंगनीज डाल दी तो स्टील बहुत हार्ड हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, उसकी वीर एंड टेयर भी नहीं हो रही है, फट भी नहीं रहा, टूट भी नहीं रहा। तो वो कहाँ यूज हो रहा है? रॉक क्रशर्स। बड़े बड़े पहाड़ों में जो हमें रॉक तोड़ने हैं, ठीक है, क्रशिंग करनी है, उसमें हम मैंगनीज वाला स्टील यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा ट्रेन, रेल की जो पटरी है वो कौन से स्टील की बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ मैंगनीज स्टील। आर्मर प्लेट, बर्गलर प्रूफ सेफ, ठीक है, एक सेफ होती है जो टूटती नहीं है, सेफ मतलब जहां आप अपना सामान रखते हो, कीमती सामान, पैसे या गहने, दैट
वो भी जिस स्टील की बनती है, बढ़िया क्वालिटी वाली जो सेफ होती है, दैट इज मेड ऑफ मैंगनीज स्टील। आर्मर प्लेट, जो आपका भाला होता है ऐसे जैसे कैप्टन अमेरिका का होता है, शील्ड जो होती है, वो दैट इज मेड अप ऑफ मैंगनीज स्टील। ठीक है, फिर हो गया जिंक पे आ जाओ। अब देखो, अब आयरन को जंग लगती है, बारिश पड़ती है, हवा में नमी आ गई, जंग लग गई। आयरन को जंग से बचाने के लिए एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि आयरन जो है, आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर डिपॉजिट करते हैं जिंक की। किसकी? जिंक की। तो जिंक जो है आयरन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया, एक लेयर बन गई। ठीक है, एंड इट प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को जंग लगने से बचाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाता है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डेपोजिशन ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, फिर देखते हैं जिंक सल्फाइड इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ एक्सरे स्क्रीन्स। जिंक सल्फाइड देख लेते हैं। एक्सरे स्क्रीन्स, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, ये कैल्शियम टंगस्टेट था। कैल्शियम टंगस्टेट एक्सरे ट्यूब्स में यूज हो रहा था। ऐसे ही एक और केमिकल है जिंक सल्फाइड, वो एक्सरे स्क्रीन्स में यूज हो रहा है, ये याद रहेगा आपको। फिर जो आपकी घड़ी होती है रेडियम वाली, रात को टाइम दिखता है, आपकी सुइयां चमकती हैं, आप कहते हो रेडियम वाली घड़ी है, बट दैट इज एग्जैक्टली नॉट जस्ट रेडियम। रेडियम का सॉल्ट है, ठीक है, वो इसके अंदर जिंक सल्फाइड के अंदर लगाया गया है, ZnS के अंदर लगाया गया है। इसका सॉल्ट है, रेडियम प्योर फॉर्म में नहीं है ऑब्वियसली। सॉल्ट जिंक सल्फाइड में डाल के तब आपके जो वॉच डायल्स हैं, जो चमकने वाले हैं, ल्यूमिनस, जो रात को चमकते हैं, घड़ी में टाइम दिख जाता है, वो ये है। तो ये केमिकल आपको याद रखना है, जिंक सल्फाइड प्लस रेडियम सॉल्ट। फिर हम देखते हैं जिंक जो है ना, कोई भी आपकी बॉडी में स्किन एलर्जी है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उसको भी काम करता है, उसको भी शांत करता है। दैट इज वाई जिंक, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई भी स्किन के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, स्किन के डॉक्टर के पास, मोस्टली जो ऑइंटमेंट्स जो देते हैं ऊपर लगाने के लिए, स्किन पे लगाने के लिए, उसमें जिंक जरूर होता है। तो जिंक आ गया आपके मेडिसिनल में, ऑइंटमेंट्स में आ गया, ट्यूब में आ गया, क्रीम्स में भी जिंक होता है, कोई भी तरह की एलर्जी ना हो, शांत करता है। और कॉस्मेटिक्स में भी वही सेम पर्पस के लिए कि कोई भी इरिटेशन, खुजली ना हो, उससे बचाता है। एंड जिंक देखो, मॉर्डेंट इन टाइंग। मॉर्डेंट मतलब अब आप जब चुन्नी डाई करवाने जाते हो, तो आप उसको क्या पूछते हो डाई करने वाले को, कि भाई ये पक्का रंग चढ़ेगा कि नहीं, उतरेगा तो नहीं? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, बहुत पक्का रंग चढ़ेगा। वो रंग पक्का कौन कर रहा है? वो रंग पक्का कर रहा है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट इज अ केमिकल जो डाई का रंग पक्का करता है। जिस पे भी आप चढ़ा रहे हो डाई, उसको पकाने में, उसको उसी जगह पे रखने में, चुन्नी पे रखने में, ये केमिकल मदद करता है। एंड डाइंग में कौन सा मॉर्डेंट हम यूज कर रहे हैं? जिंक। तो ये इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है, ये आप याद रखना। जिंक प्लेटिंग में भी यूज हो रहा है, आई लोशन में भी यूज हो रहा है। आगे देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हम देख लेते हैं, उनके ओर्स क्या हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले क्या हैं। केमिकल फॉर्मूले एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। ओर्स देख लेते हैं। सोडियम, अब देखो सॉल्ट पीटर बहुत कॉमन टर्म है, सॉल्ट पीटर वो यूज कर लेते हैं। सोडियम Na, नमक में भी होता है, NaCl नमक का फॉर्मूला होता है। सोडियम किससे निकलता है? एक तो रॉक सॉल्ट, समुद्री जो समुद्री नहीं, पहाड़ी जो नमक होता है, पहाड़ होते हैं नमक के, उसमें से निकल रहा है, ठीक है, फिर समुद्र में से निकल रहा है। अब ये एक नाम है चिली सॉल्ट पीटर, ये उस ओर का नाम है। अब ये समुद्र में मिलता है ये तो हमें नहीं पता, बट 3 तरह के इसके ओर्स हैं। मतलब ओर क्या मतलब क्या होता है कि एक नेचुरली अकरिंग पत्थर, ठीक है, कोई चीज़ें होती हैं वो इतनी रिएक्टिव होती हैं, वो नेचुरली खुद से एग्जिस्ट नहीं करती, वो किसी और चीज़ के अंदर धसी पड़ी होती हैं, अंदर उसके अंदर मिक्स हो रखी होती हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग चीज़ है वो है ओर, उसके अंदर कुछ कुछ मात्रा में मेटल पड़ा हुआ है, जो भी चीज़ हमें उससे एक्सट्रैक्ट करनी है वो पड़ी होगी।
फिर हम उसकी कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, उससे जब हम मेटल को निकालते हैं फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। तो ओर से हमें सोडियम निकालना है, तो कौन कौन से ओर्स हैं सोडियम के? रॉक सॉल्ट में से निकल सकता है, चिली सॉल्ट पीटर और बोरेक्स। पोटेशियम, पोटेशियम का देख लो कार्नलाइट एंड सिल्वाइट। दिस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम किस किस चीज़ से बन सकता है? लाइमस्टोन, CaCO3, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको वो पूरा स्लेग लाइम और क्विक लाइम का साइकिल अभी पढ़ाया था, उसमें ये केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जिप्सम, CaSO4.2H2O, इसमें भी हम कैल्शियम निकल सकता है। जिस चीज़ में कैल्शियम पड़ा हुआ है देखो इजीली, हमने अभी प्रोसेस में देखा था, तो कैल्शियम निकलेगा। फ्लोर स्पार, CaF2, ठीक है। तो ये आप तीन, और इसके हो गए एल्यूमिनियम के हो गए तीन, बॉक्साइट, क्रायोलाइट एंड फेल्डस्पार, ये आप याद रखोगे। मैंगनीज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आयरन के देख लेते हैं, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट, हीमोग्लोबिन, हेम, इट मीन्स आयरन, ठीक है। हेमेटाइट हो गया। मैग्नेटाइट, मैग्नेट, मैग्नेट किसको खींचता है? आयरन को खींचता है, तो ये भी हो गया आयरन का। आयरन पायराइट्स में आयरन आ गया, ये तो याद ही रहेगा। साइडराइट, ये आपको याद करना पड़ेगा, साइडराइट इज एन ओर ऑफ आयरन, ठीक है। फिर कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर ग्लैंस, इसमें तो कॉपर आ ही गया। कॉपर पायराइट्स, इसमें भी कॉपर आ गया। ये तो याद रख लो, मैलेचाइट एंड एज्यूराइट। और ये नहीं भी याद रखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉपर का। मेन आपके हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एलॉयज। हम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे आपको एलॉयज की ना एग्जाम में कॉम्पोजिशन पूछ लेते हैं, ब्रास क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है और वो किस काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और लिस्ट भी छोटी है, इजीली आपको याद हो जाएगा। सोल्डर, एलॉय का नाम है सोल्डर, किस चीज़ से बना हुआ है? टिन और लेड। सोल्डरिंग में काम आता है। सोल्डरिंग आपको पता है, जब टांका लगाते हैं किसी दो एलॉयज, किसी दो, मान लो किसी मटेरियल में क्रैक आ गया, अब वो मटेरियल को आप जोड़ोगे कैसे? सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करते हैं, वहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसको लेके जाते हैं और एक अलग मेटल उसमें घुसाते हैं ताकि वो मेटल वहाँ पे सेट हो जाए और वो छेद या वो जो क्रैक है वो भर जाए। तो सोल्डरिंग में क्या हम यूज़ कर रहे हैं? टिन एंड लेड, ठीक है, ये क्लियर है। फिर आ जाओ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन है। अब इसमें ना ब्रॉन्ज और ब्रास में लोग कंफ्यूज होते हैं, ये याद रखना कि ब्रॉन्ज में जो है जेड आ रहा है ना, उसमें होता है जिंक होता है, आई थिंक सो। ब्रास में खैर आप ऐसे ही याद रख लो, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज ओ आ रहा है कॉपर, ब्रॉन्ज में ओ आ रहा है, कॉपर में ओ आ रहा है ब्रॉन्ज में, तो ये आपको याद रहेगा। एंड टिन, मेकिंग यूटेंसिल, स्टैचूज एंड कॉइन्स, ब्रॉन्ज के आपने सिक्के देखे होंगे पुराने ज़माने के। देन टाइप मेटल, टिन, लेड एंड एंटीमनी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है देन यू कैन क्रैम की प्रिंटिंग में यूज हो रहा है, ये कुछ टाइप मेटल करके है। बेल मेटल, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन यहाँ भी था, बेल मेटल में भी है। इसमें थोड़ा प्रोपोर्शन चेंज है, किस रेशो में आप कॉपर एंड टिन को जोड़ रहे हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस, वो अलॉय चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेल मेटल है, बेल्स बनाने के काम आ रहा है, साउंड का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल होता है। तो जो घंटा घर की घंटी है दैट इज मेड अप ऑफ बेल मेटल, वो आपको ब्रॉन्ज की नहीं बनी होगी, लगता है बट होगी नहीं। गन मेटल, गन मेटल क्या है? गेयर्स और बेरिंग्स, बॉल बेरिंग्स होते हैं, उसमें काम आता है। एंड उसमें देखो कॉपर और टिन प्लस आपने जिंक और डाल दिया, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे आता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी आपके बायोलॉजी से भी ओवरलैप करती है, ठीक है। फूड आ गया, फूड में कैसी कैसी अलग अलग तरह के खानों में कैसी कौन सी एसिड्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। देख लेते हैं, विनेगर जो सिरका होता है आपका, एप्पल साइडर विनेगर होता है, ठीक है। नॉर्मल सिरका जो घर पे होता है
दैट इज एसिटिक एसिड। अब इसमें मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बेसिकली विनेगर इज एसिटिक एसिड एंड स्टिंग, जो कीड़ी आपको काटती है, जो डंक मारती है, उस वो भी एसिड होती है एक तरह की। वो कौन सी एसिड है? दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फिर आता है सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट जो हैं आपके, जैसे कि अंगूर हो गया, संतरा हो गया, कीनू हो गया, उसमें भी किसी तरह की एसिड होगी। दिस इज इजी टू क्रैम। यहाँ पे सिट्रस आ गया, यहाँ पे सिट्रिक आ गया। सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्ड, दही में किस तरह की एसिड है? लैक्टिक। अब ये देखो, याद रखो कि कर्ड जो है दही से, दही जो है वो दूध से बनी है, राइट, मिल्क से बनी है। एंड जिनको मिल्क से एलर्जी होती है उनको हम बोलते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट। मिल्क में जो एसिड होती है दैट इज लैक्टिक एसिड। जिनको मिल्क सूट नहीं करता है, उल्टी आ जाती है, वो इस एसिड से प्रॉब्लम होती है। तो कर्ड भी क्योंकि मिल्क से बनी है, कर्ड में भी यही लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रखते हो कि जब मदर्स व्हेन दे गिव बर्थ तो दे आर लैक्टेटिंग मिल्क। ठीक है। तो वहां से भी लैक्टिक एसिड, मतलब एक वो एसिड जो दूध में मिलती है, तो जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके मिल्क में भी लैक्टिक एसिड पाई जाती है, तो इसलिए कर्ड में भी होगी। इट्स ऑल्सो डेयरी प्रोडक्ट। फिर आ जाओ स्पिनच, पालक, जो पोपई खाता था। स्पिनच जो है उसमें होती है ऑक्जेलिक एसिड। अब आप ऐसे याद रखो कि पोपई की जो फ्रेंड थी वो थी ऑलिव, ओ फॉर ऑलिव, ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। तो स्पिनच का आपको याद रहेगा, जिनको नहीं समझ में आया वो कोई और तरीका ढूंढ लेना। पोपई, अगर ऑलिव और पोपई आपको नहीं सुना हुआ तो। फिर आ जाओ आप आंवला। अब देखो, आंवला इज कॉल्ड अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। कहते हैं आंवला एक ऐसा सोर्स है जो कितनी भी प्रोसेसिंग से निकल जाए, चाहे आप मुरब्बे की फॉर्म में खा रहे हो, चाहे पाउडर्ड फॉर्म में खा रहे हो, उसमें उसका न्यूट्रिशन कंटेंट, विटामिन सी जितना है उसमें, वो खत्म नहीं होता। इट्स अ वेरी गुड सोर्स। तो आंवला आप डायरेक्टली विटामिन सी से लिंक करोगे। और इसके साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट सी से सिट्रस फ्रूट है, सी से ही विटामिन सी है। और विटामिन सी का एग्जाम्पल, मतलब उसका साइंटिफिक नेम आप याद रख लेना, विटामिन सी इज नॉट एसिटिक एसिड, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एसिटिक एसिड में और एस्कॉर्बिक एसिड में। विटामिन सी इज नॉट एसिटिक एसिड। फिर आता है इमली। इमली भी एसिडिक है। इसमें कौन सी हो रही है? टार्टरिक एसिड। इमली को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैमरिंड। और टी फॉर टैमरिंड और टी फॉर टार्टरिक एसिड। तो ये आपको याद रखना इजी हो जाएगा। फिर आता है लाइम वाटर। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप कैसे याद रखोगे? लाइमस्टोन आपको पता है, अगर आपको लाइमस्टोन याद है, यानी कि जो पत्थर आप घर पे लगा हुआ है, संगमरमर का मार्बल लगा हुआ है, CaCO3, अगर इसको आपको पता है कि लाइमस्टोन इज कनेक्टेड टू CaCO3, देन यू कैन क्रैम कि हाँ भाई लाइम वाटर जो है उसमें भी कैल्शियम का ही कुछ केमिकल होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब CaCO3 तो लाइमस्टोन है, तो उसके साथ का कौन सा हो सकता है? CaO जो है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हाइड्रोक्साइड इज, क्योंकि वाटर आ गया, CaO में वाटर नहीं होता, दैट इज एनहाइड्रस। वाटर भी डालना है, कैल्शियम का भी कंपाउंड बनाना है, तो हाइड्रोक्साइड बना दो। फिर आता है आपका विंडो क्लीनर, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हो, बट ठीक है, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। विंडो क्लीनर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका सोप। सोप इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम के ही हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उसको बोलते हैं सोप। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगेन जो हमने अभी पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीछे, ये रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। सबसे पहला जो हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ा था, उसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दिस इज एल्कलाइन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो वही हम एंड में देख रहे हैं अभी, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
एंटासिड के तौर पे यूज़ होता है, एसिड को न्यूट्रल करने में या अल्कलाइन बनाने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने केमिस्ट्री सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। तो हमारा पूरा जनरल साइंस का प्रीलिम्स फोकस जो हमने कोर्स शुरू किया था, जो हमने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हैं हमें, वो हमारा पूरा का पूरा आज एंड होता है। सारे हमने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जो एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो हमने एनसीईआरटी से उठा के आपको प्रेजेंट किया और बहुत सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आई है। आज ये सीरीज़ का अंत होता है। अगर हम नई कोई सीरीज़ लेके आएंगे तो इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला गई। जो भी नई कोई सीरीज़ आएगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।